आता है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, चक्कर आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई उनको सर्वाइकल वगैरह तो नहीं है? सर्वाइकल नहीं है डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि नस कुछ दबी है थोड़ी सी, और हाँ कुछ हाँ। नहीं। एमआरआई वगैरह सब करवा ली पर हाँ फायदा जी नहीं हो रहा है। भाई जी, उनको सूक्ष्म व्यायाम करवाइए। एक तो वो आगे झुकने का, जैसे गर्दन को नीचे झुकाते हैं, वो अभ्यास ना करे। कोशिश करे कि जो झुकने के काम है उनसे बचे। और देखिए, जो सूक्ष्म व्यायाम है कि ये देखिए, हमारी राइट कनपटी पर जी। ऐसे हाथ रखिए और कोशिश करिए कि आप हाथ से फेस को प्रेस कर रहे हैं और फेस से हाथ को प्रेस कर रहे हैं। इसी तरह राइट से, इसी तरह लेफ्ट से। और नी मतलब गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हुए और पीछे से ही पीछे की तरफ ले जाइए, उसको सर्कल घुमाइए, लेकिन ओम। नीचे मत करिए आप। एक नीचे एक नहीं, उनका बाद में मुझे लगा नीचे नहीं, सिर्फ पीछे पीछे। बैकवर्ड बेंडिंग गर्दन का, और उनको एक बार आंखें चेक करवा लीजिए। और पतंजलि स्टोर से आपको मेधावटी मिलेगी। मेधावटी एक एक गोली सुबह शाम उनको देंगे, और एक न्यूरोग्रिड, ये भी जी। आपको पतंजलि स्टोर से मिलेगी। एक एक गोली सुबह शाम न्यूरोग्रिड का देंगे, और मेधावटी का, और सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। जी हो सामने की ओर झुकने वाला अभ्यास थोड़ा कम करेंगे। एक उनका आंखें चेक करा लेंगे। जी। और साथ धन्यवाद। में एक उसको कीड़े का गोली भी खिला देंगे। पेट में कई बार इन्फेक्शन होता है, उससे भी ऐसा चक्कर और ये सब होता है। एक बार कीड़े का गोली भी खिला देंगे उनको। अगर गैस का समस्या रहता है तो उसको भी देखें। ओम, एक साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि सभी बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, विटामिन डी की गोलियां अवश्य लिया करें वीकली। उससे भी कई बार हमारी, जैसे सर्वाइकल तो जैसे आपने बताया नहीं है, लेकिन अ, हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। दूसरा ऐसा है कि कोरोना की जो ये व्याधि चल रही है, इसमें विटामिन डी हमारी बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और वो कोरोना से बचाव भी करेगी। आप ऐसा सोच सकते हैं। जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने हमारे भाइयों का समाधान बताया। और भी जो भाई बहन समाधान चाहते हैं, हमारे पास नंबर है आदरणीय डॉक्टर साहब का, चैट बॉक्स में भी डॉक्टर साहब डाल देंगे नंबर। और बड़े सेवक हैं, बड़े सेवा भाव से सबकी सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं। अब हमारा योगा उत्सव का समय हो गया है, 7 बज गया है। मैं आज 250वां योगा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, और बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम 250 दिन पूरे कर चुके हैं। ये देश की एकमात्र योगाहार कार्यक्रम, योगाहार क्लास, योग के साथ साथ जैविक आहार, सात्विक आहार की चर्चा, सामाजिक उत्थान कैसे हो, जैविक निर्मल ग्राम अभियान का यात्रा का जो संकल्प लेके हम बढ़ रहे हैं। पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि किसान सेवा समिति एवं हम सभी पतंजलि योगपीठ के 5 संगठन और कृषि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से संचालित इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्री राम पद्मावर जी, जिनका सहयोग इस योगाहार कार्यक्रम में विशेष चल रहा है। आप आए महाराष्ट्र से और स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री राम पद्मावर जी। सर एक बार आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। ओम, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी। परम पूज्य वंदनीय आदरणीय स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी उपस्थित महानुभाव को मेरा सादर प्रणाम। पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम, जैविक प्रमाणीकरण केंद्र, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आज का
250वां योगाहार उत्सव कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित महानुभावों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का एक जो योग क्लास शुरू हो रहा है, जो योगाहार उत्सव हम मना रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य मैं बताता हूं कि आदरणीय मुन्नीलाल जी यादव जो मध्य प्रदेश से है, किसान सेवा समिति के प्रभारी है, उनके एक बात दिल में एक बात है कि कुछ ऐसा क्लास शुरू हो जाए कि जो पूरे भारत में योग भी बने, योग के साथ आहार का भी मंथन हुए, विचार हुए, मार्गदर्शन हुए, साथ साथ जैविक खेती का भी। उनके दिल में जो बात आई, उन्होंने वो बात अपने मित्र से, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल में लगा कि ये स्वराज्य की स्थापना करना चाहिए, वैसे ही मुन्नीलाल जी भाई को आया कि भी इस योगाहार का क्लास पूरे देश में चलना चाहिए और सभी उससे लाभान्वित हुए। इस संकल्पना के साथ उनके दिल में आई बात, उन्होंने आदरणीय पवन कुमार जी, सीजीएम पतंजलि ऑर्गेनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो सीजीएम है, उनके साथ उन्होंने बात की और उन्होंने उन्हें सहमति दी। आदरणीय विवेक बेनेपुरी जी, उन्होंने भी इस कार्य के लिए उन्हें सहमति दी और जैसे ही ये सहमति मिलती है तो अमर जी यादव इन्होंने इस कार्यक्रम की लिंक की भी उन्होंने बना के दी। इस तरह से ये 4 लोगों ने, जैसा शिवाजी महाराज को 4-5 लोग मिल गए और उन्होंने अपना स्वराज्य का अभियान शुरू कर दिया, उसी तरह से मुन्नीलाल जी यादव ने भी इन 4 लोगों के साथ मिलके फिर ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। जैसे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो धीरे धीरे सब लोग उनमें जुड़ते रहे। उसके बाद अमर जी यादव ने उनकी लिंक दी है और डॉक्टर विनोद भट्ट जी, अमित महेश्वरी जी, रवि आदित्य जी, भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी जो नागपुर से, महाराष्ट्र से है, नीलकंठ साबड़े जी शेगांव महाराष्ट्र से, मुकेश जी मालविया, इन्होंने फिर और रमेश चंद्र मेहरा जी, पुण्यकाम जी, भुवनेश्वर राय जी, ये सभी लोग इसमें जुड़ते गए। फिर ये क्लास में रोज एक नया योग शिक्षक और एक नए चीफ गेस्ट को आमंत्रित करके ये क्लास की शुरुआत होगी। फिर इसकी जिम्मेदारी हर कोई इस सदन में उपस्थित ले रहा है। आदरणीय मुकेश जी भी ले रहे, बाकी के उपस्थित लोग भी अपने अपने प्रांत से एक योग शिक्षक और एक चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करते हैं और ये क्लास चलता है। इतना ही नहीं तो यह क्लास विदेश में भी चल रहा है, क्योंकि बाहर विदेश से भी लोग अपने क्लास को योग टीचर के स्वरूप में आ रहे, चीफ गेस्ट के स्वरूप में आ रहे, वो अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, सैल्यूट करता हूँ कि आपके दिल में जो बात आई वो सभी भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी है और आज इस युग में रासायनिक युग का जो खान पान ज्यादा हो रहा है, उससे जो लोग प्रभावित हो रहे, बीमार हो रहे और उनका सब खर्चा अपने दवाखाने में जा रहा है, तो ये उनको कहीं ना कहीं खटकी होंगी और उन्होंने ये बात रखी और इसी से सभी का स्वास्थ्य भी निरोगी होगा और निरोगी होगा तो देश स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और देश की प्रगति बहुत झपाटे से होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और इसी के साथ मैं आगे के प्रोग्राम के लिए आदरणीय मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री राम जी, आपका उद्बोधन, आपका सहयोग, सहभागिता प्रार्थनीय है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं इस योगाहार कार्यक्रम के बहुत ही ऊर्जावान सहभागी, सहयोगी, मार्गदर्शक, परम आदरणीय डॉक्टर किशोर गंगा सागर दुबे जी जो महाराष्ट्र से हैं, वर्धा से हैं, वो आए और 250 दिन की योगाहार यात्रा के बारे में हम सबका मार्गदर्शन, हम सबको अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर गंगा सागर दुबे, महाराष्ट्र से। मुन्नीलाल जी, इसमें विनोद भट्ट जी ने इस बार इसका उद्बोधन देना है, तो उनको आप बुला लीजिए। तो मैं ससम्मान आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं, देहरादून से जो आए, हमारे योगाहार कार्यक्रम में लगातार किसानों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं
विनोद भट्ट जी को आए देहरादून से और हम सबको योगहर यात्रा के कार्यक्रम के बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। ओम, सभी को मेरा प्रणाम। आज के योग शिक्षक डॉक्टर साहब और आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनकी आज्ञा से मैं दो शब्द बोलने को जो मुझे कहा गया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो यात्रा 2 मई 2021 से शुरू हुई थी, आज हम 250वां दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो कल भी बात हुई थी, पवन जी ने कहा था कि शून्य से और शून्य से आगे चले हैं हम और ये इन्फिनिटी की तरफ। तो ये एक हमारा जो कार्यक्रम है ये इसी तरह चल रहा है, शून्य से इन्फिनिटी की तरफ। और हम उस दिन से आज तक हमने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया है। और कई महानुभाव, कई हमारे सदस्य ऐसे हैं जिनका अभी राम जी ने नाम लिया था, उन्होंने कभी एक दिन का भी ब्रेक इसमें नहीं किया है। तो उन यात्रा हो चाहे कोई भी कार्य हो, इस कार्यक्रम को इसमें उनकी अनुपस्थिति कभी दर्ज नहीं हुई है। और यही एक योग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा अभी, डॉक्टर राजेश जी ने, कि इससे उन्होंने इससे जो है कोई भी रोग, कोई भी असाध्य रोग ठीक हो सकता है। तो ये योग और आहार, क्योंकि आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि आहार जो है, आहार भोजन जो है वही औषधि है। तो और हमारे जो हमारे सनातन संस्कृति है उसमें भोजन को बड़ा महत्व दिया गया और भोजन को बनाने के तरीके को और भोजन बनाने वाले के मन को भी तहरीर दी गई है कि वो किस तरह से उस भोजन को बनाता है। उसमें उसकी जो भावनाएं जो रहती है उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में के पीछे जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं ये हैं कि हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो लोग हैं, वो हमारे जो भी कम्युनिटी हैं, सारे स्वस्थ हों और उनका जीवन सुखमय हो। तो वो दोनों दोनों तरीकों से हो सकता है, योग से और आहार से। इसमें इस 250 जो दिनों की यात्रा है, इस दौरान हमने कई बहुत बेहतरीन किसानों की बातें सुनी। हमने राष्ट्रीय मुझे लगता है 18 राज्यों से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। अब शायद बढ़ न गए हों, पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 18 राज्य बन रहे थे। इसमें हम ने अंतर्राष्ट्रीय लोग भी इसमें जुड़े हैं, कनाडा से जुड़े हैं, अमेरिका से जुड़े हैं। कई दिन इसमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी जुड़ी हैं बहनें। और अभी कुछ दिनों से जो मुझे बहुत अच्छा जो लगा वो उसमें ये है कि हमारी जो बहनें हैं वो भी इसमें काफी इसमें भाग ले रही हैं। और बच्चे जो हैं, यंग जो बच्चे हैं, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो उसमें जैसे कि 14 नवंबर का जो कार्यक्रम था बाल दिवस का, उसमें दोनों जो हमारे अतिथि थे और जो योग शिक्षक थे, वो दोनों जो है हमारे बालक थे, बालक बालिकाएं थी। तो वो एक जो नई चीज इस योगाहार के दौरान हमने सीखी है। और इसमें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो भी इससे जुड़ रहा है वो इसमें कुछ ना कुछ रोज सीख रहा है। और इसके द्वारा इसके बाद हम जो किसानों की अलग अलग जो समस्याएं हैं, कभी कभी तो तुरंत इसी सत्र के दौरान ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन जब समाधान सत्र में अगर नहीं हो पाता तो उसके अलावा भी
हमारे जो हरिद्वार की टीम है उन्होंने इसके लिए गूगल फॉर्म बनाया और उसके बाद उनकी समस्याएं सुनी, फिर उनको कैटेगराइज किया, फिर उसको अलग अलग वेबिनार के द्वारा उनका जो निराकरण किया। और इसमें रोज कुछ ना कुछ नई चीज होती है। जो अच्छी चीज होती है उसकी प्रशंसा भी होती है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अगर कोई कोई चीज जो है वो अच्छी नहीं होती है तो उसकी भर्त्सना भी होती है, और उसके लिए उपाय भी सुझाए जाते हैं। और ये पवन कुमार जी के दिशा निर्देशन में, और हमारे मुन्नीलाल जी और राम भाई और जो अंजना बहन जो अभी कुछ दिनों से काफी मतलब वो काफी एक्टिव हैं, एक बहन, तो उन सब की जो कर्मठता है, उनका जो उनका जो पुरुषार्थ है, उसकी वजह से ये सब कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रूप से चल रहा है। मैं सभी जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और इसमें मुझे लगता है कि जो हमने और इस कार्यक्रम के द्वारा हमने जो जहर है, जो जिसको रसायन रसायन लोग दवाई कहते हैं, उसको हम जहर के रूप में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, और हमको ये जहर के रूप में प्रसारित करना चाहिए। क्योंकि दवा जो होती है, दवा वो ठीक करने के लिए होती है, और ये जो हम रासायनिक जो जहर है, ये मारने के लिए, और ये मारने के काम में हम इसको लाते हैं। जो कीट हैं या पतंगे हैं, या तो उनको हम मारने के काम में लाते हैं। तो उसके लिए हम इसमें इस कार्यक्रम के द्वारा अनवरत हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागृत हों। और मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप जो है इस ज्योति को जलाएं, इस ज्योति को और प्रकाशित करें, और इस ज्योत से दूसरी ज्योत जलाने की कोशिश करें। अगर आप एक व्यक्ति को भी अगर आप इसमें कन्विंस कर सकते हैं, तो ये आपके लिए मुझे लगता है उपलब्धि होगी, हम सब के लिए उपलब्धि होगी। कि अगर आप एक व्यक्ति के दिल में एक ज्योति जगा दें कि वो रासायनिक खेती को कभी बढ़ावा नहीं देगा, और वो जैविक खेती को बढ़ावा देगा, जैविक आहार को बढ़ावा देगा, योग को बढ़ावा देगा, तो इससे मुझे लगता है कि जो परिकल्पना जो हमारे लोगों ने की है इस योगाहार कार्यक्रम की, चाहे पवन जी हो, चाहे मुन्नीलाल जी हो, चाहे राम भाई हो, तो वो परिकल्पना एक सत्य में परिवर्तित होगी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और 250वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। मुझे नाम लेने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपने कहा शून्य से अनंत की ओर, तो ज्योत से ज्योत जलाते चलो और योग आहार की गंगा बहाते चलो। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोग्रेस मेड बाय ओसीसी की प्रस्तुतिकरण के लिए डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी, जो हमारे प्रमाणीकरण केंद्र के जनरल मैनेजर हैं। मैं आमंत्रित सादर करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी। ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आज के योगाचार्य डॉक्टर राजेश यादव जी एवं डॉक्टर शीला यादव जी, सब आपके मार्गदर्शन में आज की क्लास का आनंद हमने लिया और बहुत कुछ सीखा स्वस्थ रहने के लिए। आज के मुख्य अतिथि आचार्य जी को नमन। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और पूज्य आचार्य जी की प्रेरणा से जो जैविक प्रमाणीकरण और जैविक के ऊपर पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है, उन्हीं के मार्गदर्शन में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक कार्य हमारी
टीम ने अपने हाथ में लिया है। और आज अगर हम उसका पिछले साल में जो अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे किसानों के द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए हैं और इस दिशा में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हरिद्वार में डेवलप हुई है जो सभी किसान भाइयों के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। वहाँ पे एक सॉइल टेस्टिंग लैब है, बनाई गई है, और जैविक उत्पाद में किसी भी तरह के रेजिडुअल इम्पैक्ट को भी टेस्टिंग की फैसिलिटी बनाई गई है। और मैं इस में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने करीबन 1400 से ज़्यादा किसानों का जैविक प्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। और उनमें से खरीफ क्रॉप जो पिछले साल बारिश के दौरान किसानों ने उगाई थी, लगभग 400 किसानों का फसल का जैविक प्रमाणीकरण किया गया है। और उस जैविक प्रमाणीकरण के आधार पर हमारे किसान भाइयों ने अपनी फसल का काफी कुछ हिस्सा एक अच्छे दाम पर मार्केट में बेचा है और बेचने के लिए अभी उनकी द्वारा प्रयास जारी हैं। मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि वे जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जैविक प्रमाणीकरण का, वो एक बार दिखाएं कि ये एक भारत सरकार के द्वारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को अनुमोदित किया गया है। और जिन किसान भाइयों ने पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अंतर्गत अपने खेतों का प्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अंदर, और उन्होंने अपनी पूरी गाइडलाइन के अंतर्गत खेती की थी, वो हमारी टीम की जांच परख के बाद में अगर पाया गया है कि उन्होंने ठीक ढंग से खेती की है तो उनको जैविक प्रमाणीकरण का एक ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसी सर्टिफिकेट के बेस पर जो हमारे उपभोक्ता हैं वो ये देख के पूरा अनुमान लगा पाते हैं कि हम इस किसान के द्वारा अपनी जो फसल उगाई गई है वो पूर्णतः जैविक है, या क्योंकि ये प्रथम वर्ष है तो इसमें पहले पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके उपरांत दूसरे साल जैविक पीजीएस ग्रीन 2 का सर्टिफिकेट मिलता है, तीसरे वर्ष पीजीएस जैविक का सर्टिफिकेट मिलता है। तो क्योंकि ये पहले साल है तो इस बार दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो किसान जुड़े थे उनको पीजीएस ग्रीन 1 का सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें। इसमें ये किसान का नाम या ग्रुप का नाम पूरी डिटेल होती है और उसके द्वारा उगाई हुई कितनी फसल का कितने एरिया का में क्या क्या फसल पैदा हुई है सारी डिटेल इसके अंदर में दी जाती है, जिससे कि किसान मार्केट में या जो प्रोसेसर होते हैं उनको इस सर्टिफिकेट को दिखा के अपने उत्पाद को अच्छे दामों पर बेच पाता है। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा होता है। तो मैं बताना चाहूंगा 400 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को हमने इस तरह का सर्टिफिकेट दिया है। और इसी सर्टिफिकेट को देखते हुए हमारी अभी कल भी एक मीटिंग एक गुड़गांव की संस्था के साथ में हुई थी और उन्होंने फील्ड में भी हमारे किसानों के साथ वार्तालाप किया है और जल्दी ही वो हमारे किसानों के द्वारा उगाई हुई फल, सब्जी, गेहूं, धान, दलिया, गुड़ और किसी भी तरह का फ्रूट जो जैविक पद्धति से उगाए हुए चीजें हैं उनको खरीदने का एक आश्वासन दिया है और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इस किसान जो है अपने खेती में जैविक पद्धति को अपनाएंगे, अपना के और अपनी आय को बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे
और इस प्रयास में हमारी टीम के द्वारा उनकी उत्पाद को सही दाम दिलाने में जो भी सहयोग बनेगा हम दिलाने का आश्वासन देते हैं। और इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। अगर किसी किसान भाई को कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, बाद में जब भी क्वेश्चन आवर सेशन शुरू होगा हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, मार्गदर्शन दिया है। और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो देश के लिए जीवनदाता के रूप में एक कार्यक्रम है। आहार बहुत महत्वपूर्ण है जीवन का, इसके लिए 1400 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जैसा आपने बताया कि 400 जैविक प्रमाणीकरण किसानों ने करा लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित 5 राज्यों में जो कार्यक्रम है, मैं सभी किसान भाइयों से और जो जुड़े सदन से निवेदन करता हूं कि आप जैविक प्रमाणीकरण जरूर कराएं और जैविक खेती से जुड़ें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं पी रजिस्टर श्री तरुण शर्मा जी जो उत्तराखंड से हैं, उनका वीडियो आदरणीय अविराज जी, अक्षय कुमार जी दिखाने का कष्ट करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं तरुण शर्मा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जैविक प्रमाणीकरण केंद्र से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने चर्चा करी थी कि कृषक डायरी कैसे भरें, ट्रेनिंग पंजिका और उपस्थिति रजिस्टर को कैसे हमें भरना है। उसी क्रम को हम निरंतर बनाए रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि सहकर्मी मूल्यांकन पुस्तिका जो कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जैविक प्रमाणीकरण केंद्र ने बनाई है, तो इसमें आपको इसे कैसे भरना है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों ये बताना चाहूंगा कि सहकर्मी मूल्यांकन पुस्तिका वह पुस्तिका है जिसके माध्यम से आपके खेत का सारा डाटा, मतलब कि आपने रबी में कौन सी फसल बोई थी, उसमें क्या क्या डाला, कैसे कैसे डाला, कब कब डाला, इन सब का एक इंस्पेक्शन होता है। यह इंस्पेक्शन आप ही के समूह के सदस्यों के द्वारा, जैसे कि अगर 50 लोगों का समूह है तो उसमें 8 से 10 लोगों की एक टीम बनती है पीयर अप्रेजल की। और इसी तरीके से अगर जैसे कि हमने मान लिया 5 लोगों का समूह है जो कि हमारे कुछ समूह है, तो उसमें भी आप 2 से 3 लोगों की एक अच्छी अपनी पीयर अप्रेजल की सहकर्मी मूल्यांकन की टीम बना सकते हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जो भी आपने खेत में कृषि क्रिया करी है, जो भी प्रक्रियाएं करी है, वो सभी जैविक खेती के अंतर्गत है और वो सभी पीजीएस मानकों को पूरा करती है। तो किसान भाइयों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो ये सहकर्मी मूल्यांकन पुस्तिका है, हम इसे भरना प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि यह जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट रीजनल काउंसिल के द्वारा सहकर्मी मूल्यांकन पुस्तिका यह बनाई गई है। तो इसमें आप जैसे अपने स्थानीय समूह का नाम लिख सकते हैं कि हरिद्वार जैविक उत्पादक संगठन। तो किसान भाइयों ये हमने इसमें लिख दिया है। जब हम इसके सेकंड पेज पे चलते हैं तो सेकंड पेज पे आपको कुछ संक्षिप्त नाम दिए हुए हैं, कुछ एब्रिविएशंस दी हुई है कि पीजीएस इंडिया क्या है। तो उसका जो पूर्ण हम भावार्थ देखते हैं तो वो ये होता है कि भारत की भागीदारी गारंटी प्रणाली, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। स्थानीय समूह का नाम हो गया एलजी। इसी तरीके से इसमें और भी दिए हुए हैं, काफी सारे एब्रिविएशंस हैं। इन सबको भी आप देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे आने वाले समय में। और इसी तरीके से इसमें विषय सूची एक हमारी दी हुई है कि इसमें 1 से लेकर 11 तक के अलग अलग विषयों पर इसमें चर्चा की गई है, जिसमें से हम प्रश्न संख्या 4 से चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जैविक कृषक का क्षेत्रीय परिषद में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन प्रारूप आप किसे कर रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषद दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को। इसमें जैसे कि एक ये पूरा एप्लीकेशन की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर एक अपना किसान का फोटो लगाना है और जिस समूह का वो सदस्य है उसका यहाँ पर फोटो लगेगा किसान का। फिर यहाँ पर व्यक्तिगत कृषक का नाम दिया हुआ है या समूह के मार्गदर्शक का। वो व्यक्तिगत कृषक भी हो सकता है या समूह का अध्यक्ष भी हो सकता है।
धन्यवाद आदरणीय तरुण शर्मा जी। आपने किसानों को कैसे पीजीएस का जो हमें रजिस्टर तैयार करना है उसके बारे में बताया। और ये कार्यक्रम जो चल रहा है, आज 250 दिन हो गए हैं। जिन योग शिक्षक चीफ गेस्ट का सहयोग रहा है, हम चाहेंगे कि उनको ससम्मान उनका उद्बोधन हो। 25 दिन में, हर 25 दिन में हम योगोत्सव मनाते हैं, तो मैं इस कार्यक्रम को उनका सबका सम्मानित और उद्बोधन के लिए मैं महाराष्ट्र से बहुत ही ऊर्जावान बहन रंजना किंकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे 25 दिन के जो योग शिक्षक और चीफ गेस्ट रहे हैं उनका सम्मान करने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना बहन जी महाराष्ट्र से। ओम सभी को स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण के जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और आज के दैनिक योगाहार कार्यक्रम 250वां उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज 250वां योगाहार उत्सव के उपस्थिति सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम वंदन। दिनांक 14 दिसंबर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक मुख्य योग शिक्षक तथा मुख्य अतिथि ने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मुख्य अतिथि के बारे में मैं बताती हूँ। आदरणीय शरद वसंतराव माहुरे यवतमाळ मालखेड महाराष्ट्र से थे। प्रभु राजाभाऊ पाटिल यवतमाळ महाराष्ट्र से थे। डॉक्टर अभय जी वानखड़े इंदौर मध्य प्रदेश से थे। रितेश संजय जाधव उज्जैना महाराष्ट्र से थे। आदरणीय रश्मि सारथी से छत्तीसगढ़ बिलासपुर से थे। आदरणीय नीलम पाठक जी नई दिल्ली से थे। आदरणीय पूनम सोनी जी इटारसी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से थे। आदरणीय रामेश्वर वानखड़े येवता महाराष्ट्र से थे। आदरणीय डॉक्टर ताराचंद बेल जी बालाघाट मध्य प्रदेश से थे। आदरणीय सुषमा राणी पंजाब से थे। आदरणीय मधुकर राव जी सरप कान्हेरी अकोला महाराष्ट्र से थे। आदरणीय रितेश जाधव दारवा महाराष्ट्र से थे। आदरणीय गंगाधर चिंदावार नांदेड़ महाराष्ट्र से थे। आदरणीय दीपा मंडवधरे अमरावती महाराष्ट्र से थे। आदरणीय सुभाष जी शर्मा यवतमाळ महाराष्ट्र से थे। आदरणीय जोबा हजारिका आसाम से थे। आदरणीय विजय विश्वकर्मा जी पूसद यवतमाळ महाराष्ट्र से थे। आदरणीय डॉक्टर सई व्यवहारे सूरत गुजरात से थे। आदरणीय राजेश्वरी कुशवाहा जबलपुर मध्य प्रदेश से थे। आदरणीय रूपेश काळबांडे आमनी यवतमाळ से थे महाराष्ट्र से थे। आदरणीय सदानंद देशमुख महागाव यवतमाळ महाराष्ट्र से थे। आदरणीय हेमंत वसंतराव माहुरे महागाव यवतमाळ से थे। आदरणीय गजानन पंडितराव भोयर दुधगांव यवतमाळ से थे। और आज के आदरणीय परम पूज्य आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी वैदिक प्रवक्ता होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, इन सभी का मैं आदरणीय भाई और बहनों अपना इस कार्यक्रम के दौरान चलने वाले महत्वपूर्ण विषय है, एक योगाभ्यास और दूसरा जैविक खेती। जो पार्टिसिपेंट आज्ञा की चीफ गेस्ट के रूप में हमें किसान भाई मिले, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सही में देखा जाए तो एक जैविक अपना उपज करने वाले हमारे प्यारे किसान भाई खुद एक वैज्ञानिक है। मैं रोज इनको सुनती हूँ और मैं हर बार ये महसूस किया है कि ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाइयों में कितना ध्यान कुट कुट के भरा है। खुद का बीज तैयार करके औषधियां भी खुद ही बनाते और खुद ही तैयार करते हैं। ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त होने के लिए वो बड़े से बड़े आत्म ज्ञान कर रहे, उनको देश के लिए गर्व की बात है। आदरणीय भाइयों, हमारा परिवार अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ऐसे ही हम सब मिलकर इस अभियान में जुड़ते रहेंगे तो हमारा ये परिवार बड़े से बड़ा वट वृक्ष बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसीलिए मैं सभी
अतिथि का धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह 13 दिसंबर से 7 जनवरी तक 2022 तक मुख्य योग शिक्षक में हमें मुख्य योग शिक्षक मिले हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। विद्याताई केने वर्धा महाराष्ट्र से, श्री अनंत विठ्ठलराव टिकले वर्धा महाराष्ट्र से, आदरणीय तानाजी पुसद यवतमाळ महाराष्ट्र से थे, आदरणीय अनिताताई नरुका राजस्थान से थे, आदरणीय डॉक्टर सई व्यवहारे देहरादून से थे, आदरणीय गौरव जी नई दिल्ली से, आदरणीय मोनिका गुप्ता जी चंडीगढ़ से, आदरणीय डॉक्टर अश्विनी सचिन राउत अमरावती से, आदरणीय मोमिता राय गुवाहाटी से, आदरणीय प्रियंका दास आसाम से, आदरणीय जोबा हजारिका आसाम से, आदरणीय ज्योति ओझा अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय अनिल माकणे धर्माबाद नांदेड़ महाराष्ट्र से, आदरणीय दीपाली भुरे भंडारा महाराष्ट्र से, आदरणीय विक्रम जी पटेल अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय नूतन जी वर्मा वडोदरा गुजरात से, आदरणीय हरीश जी मन्ने वर्धा महाराष्ट्र से, आदरणीय सावित्री पराजुली नेपाल से, आदरणीय कुलदीप अवस्थी चंडीगढ़ से, आदरणीय प्राजक्ता देव पुणे से, आदरणीय अरविंद वंजारी वर्धा महाराष्ट्र से, आदरणीय सौभाग्यश्री वर्भे पुलगांव वर्धा महाराष्ट्र से, आदरणीय श्री दामोदर राउत वर्धा महाराष्ट्र से, और आदरणीय आज के 50वां कार्यक्रम के मुख्य योग शिक्षक डॉक्टर राजेश यादव जी और डॉक्टर शीला यादव जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत ही मोल इन्होंने सभी 6 से 7 बजे तक योगाभ्यास प्राणायाम आहार के बारे में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह आयोजकों ने मुझे बोलने का व्यासपीठ पे बोलने का अवसर दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और इसी तरह हमारे आदरणीय जो कि हमारे बड़े कार्यक्रम में योग्य दिशा निर्देश देने वाले हमारे प्यारे प्यारे मुनीलाल भाई जी मध्य प्रदेश, और हमारे प्यारे आदरणीय पवन कुमार जी नई दिल्ली हरिद्वार से, और आदरणीय दुबे सर महाराष्ट्र से, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी शेगांव महाराष्ट्र से, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय बहुत से हमारे सभी जुड़े हुए सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। इसी शब्द में मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद आदरणीय बहन रंजना जी, आप लगातार चिंतन करती रहती हैं और एक शिक्षक चीफ गेस्ट का चयन करती रहती हैं, चिंता करती हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं। बहनों का बहुत साथ मिल रहा है, जब बहनों का साथ मिलता है भाइयों को, तब एक निश्चित है कार्यक्रम आगे बढ़ता है और जो बढ़ रहा है। मैं इसी क्रम में 20 साल से जो जैविक खेती का अनुभव है, हमारे उन्नत कृषक जैविक कृषक आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जो मेड़ी ग्राम पाटन जबलपुर से हैं, उनका वीडियो अक्षय जी से निवेदन करता हूं कि दिखाने का कष्ट करें। आदरणीय अक्षय जी। जमला आदरणीय सभी किसान भाइयों को मेरा ओम अभिनंदन वंदन। मैं भगवान दास कुशवाहा, ग्राम मेढ़ी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैं 2009 से पतंजलि से जब से प्रशिक्षण लिया है तो मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। और शुरू में मैंने 2 एकड़ शुरू से ही कर रहा, 2.5 एकड़ में। तो उसमें जब मैंने शुरू की तो मेरी पैदावार कम हुई, 7 बोरा 8 बोरा ऐसा फर्स्ट ईयर। धीरे धीरे बढ़ता गया। उसमें थोड़ा खाद वगैरह जब अच्छी डाली हमने तो धीरे धीरे उसकी उपज बढ़ती गई और हमको बाजार में 2000 रुपये पीसी बिकती है तो हम 3000 तक उसको बेच लेते हैं और चावल हमारा 6000 7000 तक जाता है। तो हम जैविक खेती क्यों करें? क्योंकि हम
स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध आहार जरूरी है। और हम पतंजलि का प्रोम का उपयोग करते हैं, उसका अपना माइक्रोराइज आता है, पोषक के नाम से जिंक आता है, सब कुछ आता है, तो उसी का उपयोग करते हैं। साथ में कुछ गोबर की खाद। अब लोग कहते हैं कि पैदावार पूरी नहीं मिलती, तो हमको धरती माता को पूरा पोषण देना पड़ेगा, तभी हम पूरी पैदावार ले पाएंगे। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। तो इसलिए धीरे धीरे अब मैंने पिछले बार, अभी इस वर्ष का मैंने जो धान लगाया उसमें मैंने थोड़ा मुर्गी का खाद भी ऐड किया, तो करीब 18 से 20 कुंटल एकड़ मेरी धान जो 10 निकलती थी इस बार सीधी डबल हो गई। और मैंने थोड़ा हाइब्रिड वैरायटी भी लगा दी, इसलिए इस साल अच्छा रिस्पांस मिला। और मैं यही सबको सलाह दूंगा कि कम से कम अपने लिए और दूसरे के लिए भी जैविक खेती करें। और जो जिनके पास खेती नहीं है वो भी शुद्ध आहार के लिए किसान से मांग करें, तो वो आपको शुद्ध आहार देगा, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। मेरी यही सभी से गुजारिश है। सभी को ओम वंदन अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आपने अपना अनुभव बताया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एग्रो टूरिज्म में वीडियो आदरणीय अक्षय त्यागी जी दिखाने का कष्ट करें। कल्पना कीजिए कि आपको अपने शहर के नजदीक ऐसे खेत में खाना खाने का मौका मिले जहां ऑर्गेनिक सब्जियां लगी हों और इन्हीं सब्जियों और अनाज से देसी गाय के घी के साथ खाना बनाया जाए, और वो भी देसी तरीके से। तो क्या आप ऐसा मौका छोड़ना चाहेंगे? आप में से शायद ज्यादातर लोग कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा मौका मिलेगा कहाँ? एग्रो टूरिज्म का चलन बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि वीकेंड पर ऐसी जगह जाया जाए जो प्रकृति के बीच में हो और खाना भी शुद्ध देसी मिल जाए। राजस्थान में भीलवाड़ा की रहने वाली पूर्वा ने पहले ऑर्गेनिक खेती शुरू की। इन्होंने अपने खेत में प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई और इन्हीं सब्जियों से बना हुआ खाना खिलाने के लिए हर संडे को लोगों की अपने खेत में विजिट रख दी। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने जो ये भोजन आप देख रहे हैं, यदि आपने ये एक बार खा लिया तो आपका पेट बोलेगा बल्ले बल्ले। मेरे साथ है पूर्वा, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के उजियाड़ा गांव के खेतों में ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। पीछे आप ये जो जमीन देख रहे हैं, 10 एकड़ की जमीन पर इन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। इस जमीन पर पहले कभी खेती नहीं, कंक्रीट की जमीन थी। हमने पहले भी स्टोरी दिखाई है कि कैसे कंक्रीट वाली जमीन पर पूर्वा ने हरी भरी सब्जियां उगा दी और उन्हीं सब्जियों का बना हुआ खाना, अनाज से बना हुआ खाना ये लोगों को हर संडे को खिलाती हैं। मैं इनकी स्टोरी करने आया था कि ये एक अलग काम कर रही है, MBA करने के बाद ऑर्गेनिक खेती कर रही है। लेकिन जब मैंने ये भोजन किया तो मुझे आइडिया क्लिक किया कि ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध भोजन की तलाश में बहुत से लोग अब चाहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें हमें मिले। तो कम से कम एक दिन के लिए एग्रो टूरिज्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको ये स्टोरी बताना जरूरी है। हम आपको बता दें, कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है। हमारी कोशिश है कि जो युवा अच्छे काम कर रहे हैं या किसान अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप तक पहुंचाएं, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और आपको भी शुद्ध चीज़ों के बारे में पता चले, उनकी पहुंच आप तक हो। ये सब्जियां जो उगाती हैं वो लोगों तक पहुंचाती भी हैं और एग्रो टूरिज्म को डेवलप करते हुए यहाँ पर लोगों को ये खिला रही है। आज यहाँ पर उन्होंने बहुत से लोग बुलाए हुए थे, तो इनसे पूछते हैं कि ये आइडिया कैसे आया और आगे की क्या प्लानिंग है और ये क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे तैयार हुई है, ताकि आप यहाँ पर आकर के इनका आनंद ले सकें। और यकीन मानिए, यदि आपने एक बार ये भोजन किया तो आप ऐसा भोजन बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपको तुरंत डिटॉक्सिफाई करेगा। क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं, उसकी जगह अगर अच्छा भोजन मिले तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए पूर्वा से पूछते हैं कि ये आइडिया कैसे है और ये आगे कैसे बढ़ा रही है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद आदरणीय अक्षय जी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपने दिखाया। मैं स्कोप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का जो डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी का वीडियो है वो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सर वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, तो हम जी थैंक यू। अब मैं ARC एक्टिविटी विजिट डॉक्टर पालीवाल का वीडियो प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
धन्यवाद। आपने जो कृषि अनुसंधान केंद्र की विभिन्न गतिविधियों को देखा। सर मेरा छोटा सा इंटरव्यू है सर। अभी एक प्रेजेंटेशन जोड़िया के ऊपर होगा डॉक्टर स्वामी का, तो मैं उन्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ सर। 5 मिनट का है सर, ठीक है सर।
मैं एक बार डॉक्टर स्वामी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करें। जी, सभी को ओम। मैं डॉक्टर स्वामी नरसिंह देव, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, पतंजलि ऑर्गेनिक अनुसंधान संस्थान हरिद्वार से बोल रहा हूँ। और आपके सामने एक स्लाइड है। आज एक्चुअली मैं, जैसा कि हमारा आज 250वां योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें सभी का अभिनंदन मैं कर रहा हूँ सबसे पहले। और उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि उस आहार, योग के साथ साथ जो आहार की बात हो रही है, उसमें बेवरेज यानी कि पेय पदार्थों का भी अपना एक महत्व है, जिसमें चाय को भली भांति सभी जानते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आयुर्वेद में ऐसे अनगिनत जड़ी बूटियां हैं एवं कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम पेय के रूप में अगर लें तो उसके साथ हमारी जो शारीरिक व्याधियां हैं उनमें लाभ होगा और एक हेल्दी लाइफ में वो सपोर्ट करेंगे। इस चीज को चूंकि हमने कुछ प्लैनेट से भी जोड़ा है, क्योंकि हर एक जो प्लैनेट है यानी ग्रह हैं, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का उनमें आपस में कुछ फ्रिक्वेंसी या तरंगों का भी संबंध है जिनका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हम इसको संक्षिप्त में जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सी औषधियां हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है हमारे शरीर में, जिनका उपयोग हम हर्बल चाय या पेय के रूप में ले सकते हैं। तो सबसे पहले एरीज हैं, यानी जिनका जन्मदिन 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है, वो इस उसमें आते हैं। और इनकी कुछ विशेष एक वो होते हैं कि मतलब एक कैरेक्टर हैं जो कि काफी पैशनेट होते हैं। इनको फियरलेस बनाता है ये। इसमें कैमोमिल, जटामासी, अदरक और हिबिस्कस की चाय का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी जड़ी बूटियों के जो औषधीय महत्व है वो इसमें मेंशन है, जो समयाभाव के कारण हम उनमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो लगभग संक्षिप्त में सभी इनका महत्व जानते हैं। इसी तरह से अगली राशि है टारस, जो भी 20 अप्रैल से और 21 मई के मध्य जिनकी जन्म आती है, वो लेमन, हॉली बेसिल यानी कि तुलसी, अदरक और गुलाब की पत्तियों का, गुलाब के पेटल्स का यानी फ्लावर पेटल्स का उपयोग चाय के रूप में कर सकते हैं। इसी तरह से अगली राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन। ये भी ये राशि के जो कैरेक्टर हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं और इसके लिए हम गुलाब और पुदीना, कैमोमाइल और जैस्मीन यानी चमेली का उपयोग कर सकते हैं। इन फूलों को में उबलते हुए पानी में डाल करके और हम इसकी चाय का सेवन कर सकते हैं। अगली राशि है कैंसर। 21 जून से 22 जून के मध्य जो भी जिनका जन्म दिन आता है वो इस राशि के अंतर्गत आएंगे। और ये लोग जीरा, क्योंकि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जीरा, लेमन और ग्रीन टी के साथ रॉक साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगली राशि है लियो यानी सिंह। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक के लोग इस राशि के अंतर्गत आएंगे। इसमें भी ये इस जात के लोग काफी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट ये होता है कि उत्तेजित जल्दी हो सकते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए, कामिंग इफेक्ट देने के लिए लेमन, रोज और जिंजर तथा सिनेमन का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाएगा चाय के रूप में। अगली राशि है विर्गो कन्या। 23 अगस्त से 22 सितंबर, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि लोग फनेल, जैस्मिन, मिंट, लेमन ग्रास, सौंफ, चमेली आदि का प्रयोग करेंगे इसमें, जो इनको सिंसियर बनाएगा। अगली राशि है लिब्रा, तुला। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के लोग इस राशि के अंतर्गत आएंगे, जो कि इनके इस जातक के लोगों को आइडियलिस्टिक बनाएगा, सिंसियर बनाएगा और इसके लिए उपयोग किया जाएगा लेवेंडर, ऑरेंज, रोज और तुलसी। अगली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के मध्य जन्मे लोग उसमें प्रयोग कर सकते हैं जिस चाय का। उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे लेमन, तुलसी, ब्लैकबेरीज और हल्दी। अगली राशि है धनु यानी सैगिटेरियस। 22 नवंबर से 21 दिसंबर के मध्य जो भी लोग हैं जन्मे, वो प्रयोग करेंगे सिनेमन, दालचीनी, लौंग, हिबिस्कस यानी गुड़हल और गुलाब की पत्तियों का, जो इनके चीफ बनाएगा। अगली है राशि कैप्रिकॉन। 22 दिसंबर से 19 जनवरी के मध्य जन्मे लोग
जो भी चाय का प्रयोग करेंगे उसमें मिंट का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी, हिबिस्कस और ब्लैकबेरीज का, जो कि इन्हें एम्बिशियस बनाएगा। अगली राशि है एक्वेरियस। 20 जनवरी से 18 फरवरी के मध्य जन्मे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें उस चाय का जिसमें आएगा ब्राह्मी, तुलसी और दालचीनी तथा रोज पेटल्स, जो कि इनकी जो रेस्टलेस की जो क्षमता है उसको सपोर्ट करेगी। अगली राशि है मीन। 19 फरवरी से 20 मार्च तक के लोग जन्मे लोग इस चाय का प्रयोग करेंगे, जिसमें हल्दी और आपका लेमन, नींबू, लैवेंडर तथा जैस्मिन का प्रयोग करेंगे, जो इन्हें फेयरफुल तथा सेंसिटिव बनाएगी। धन्यवाद। एक्चुअली मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य हमारा ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना, लेकिन इन जड़ी बूटियों का अपना एक स्वास्थ्यवर्धक लाभ है, जिसका आप पेय के रूप में प्रतिदिन प्रयोग करके और अपनी जिंदगी तरोताजा रूप से शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी, आपने महत्वपूर्ण स्तुति की। मैं आज के जो चीफ गेस्ट हमारे परम पूज्य आचार्य आनंदपुर सारथी जी, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और आपने कम उम्र में ही भारी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से बीकॉम एमए दर्शन, और आपने संस्कृत व्याकरण रसन शास्त्र आर्य प्रतिनिधि सभा में आर्य श्री का उपाधि प्राप्त कर 29 प्रांतों में और 8 महाद्वीपों 13 देशों में आर्य समाज का वैदिक विचारधारा का जो है आपने प्रचार प्रसार किया है। आप परम पूज्य स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, उनके साथ में आपने अध्ययन किया है। आपकी बहुत सारी उपाधियां हैं। आपने बार काउंसिल में 27 बार उपदेश दिए हैं, और आपका जितना भी बखान किया जाए उतना कम है। समय लंबा हो गया है। मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय आचार्य आनंद प्रसाद जी, ओम। ओम। पवित्र सज्जनों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आदरणीय गुरु जी, सुनाई दे रही है। ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। सभी को सादर नमस्ते जी। आप लोगों को आज लगभग आप 55 व्यक्ति के आसपास यहाँ जुड़े हुए हैं, और मैं करीब 7 बजे से आपके साथ हूँ। पहली बार आपके इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पहले तो मैं मुन्नीलाल भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, इस समय करीब 8 बज रहे हैं, तो आप करीब कितनी देर सुनना चाहेंगे, जिससे मैं उस हिसाब से आप सेवा कर सकूं? गुरु जी 7:15 तक आप अपना आधा घंटा अपना दे सकते हैं, हम लोग सुनेंगे 7:15 बजे तक। घंटा थोड़ी होगा, 8:15 तक 20 मिनट है जी। 8 को 5 मिनट कम है जी जी। तो चलो खैर, आपकी जो भी व्यवस्था है, आपने कल जो निवेदन किया था वो आज की परिस्थिति में थोड़ा अंतर आ गया है, लेकिन वो कोई अपने लिए मैटर नहीं है। अपन तो जो सेवा है वो करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है स्वामी जी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जब सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो ये सब चलता है, इनका कोई वो नहीं।
पवित्र सज्जनों, मैं वेद का विद्यार्थी हूं, जैसा कि मेरे परिचय में भी महानुभाव बता रहे थे कि मैं स्वामी रामदेव जी और हम सब एक साथ पढ़े हैं गुरुकुल कालवा में, और वेद की आर्य समाज की बात मैं प्रायः अपने उसमें करता हूँ। आप में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं वो लोग प्रायः योग और ये जैविक खेती या इस प्रकार के विषयों में हैं, बड़ी उनकी भी प्रसन्नता है। प्रकारांतर से ये सब विषय एक ही अल्टीमेटली अंत में जो इसका डेस्टिनेशन है वो मूल रूप से जीवन की शांति और ईश्वर की ओर बढ़ने का एक छोटा सा रास्ता है। देखिए, जब आप जैविक खेती करते हैं तो आपकी भावना क्या रहती है कि जो पेस्टिसाइड है या रासायनिक जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, हम इनका सेवन या इनका प्रयोग अपनी खेती में ना करें। तो इसका प्रयोग करने से क्या दिक्कत है? इसका प्रयोग करने से पवित्र सज्जनों, जो पूरी की पूरी भूमि हमारी होती है वो बंजर हो जाती है, और जब इससे जो फसल होती है यद्यपि वो मात्रा में तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और उसी के लालच में हम ये सब गलत करते हैं। पूरी दुनिया में उसी लालच में कि हमारी फसल ज्यादा आएगी, इस प्रकार पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जिस लालच में व्यक्ति करता है, उसका समय बच जाता है। उसको लगता है केवल बाजार से लाए, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे देती है, आदमी लाता है उसको डाल देता है और वो ये मानता है कि मेरा काम पूरा हो। लेकिन हम अपनी माँ का जब दूध पीते हैं बचपन में, और हम माँ के स्तन को ही कुरच के फोड़ दें, काट दें, खींच लें, और माता जी ही इस दुनिया में न रह पाए, या उनका वो दूध देने की जो क्षमता है वो ही समाप्त हो जाए, तो पवित्र सज्जनों कैसे काम चलेगा? फिर आगे तो हमें दूध अच्छा नहीं मिल पाए। ये गौ माता के साथ भी और भूमि माता के साथ भी ये अत्याचार हम वर्षों से कर रहे हैं। 1,96,08,53,53,000 वर्षों से ज्यादा इस दुनिया को बने हुए हो गए हैं। इतना कभी भी हमने इस प्रकृति का, इस धरती माता का दुरुपयोग नहीं किया पवित्र सज्जनों, जो आज हम कर रहे हैं। प्रकृति और पर्यावरण के बीच का जो संतुलन था वो हमने पूरा बिगाड़ा। इसके जो पदार्थ आज हम ले रहे हैं वो कैंसर और इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो इस समय जो कोरोना आया है ये भी इसी प्रकार की ही हमारी मूर्खताओं का एक थोड़ा सा दोष है, या उसका दुष्परिणाम। पवित्र सज्जनों और श्रद्धामयी माताओं बहनों, जब आप पंचगव्य का प्रयोग करते हैं, केंचुआ खाद का प्रयोग करते हैं, नीम, जटामासी, दशपर्णी, छाछ, तांबा, विभिन्न प्रकार के पुष्प, सहजन, इनका जब आप सेवन करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी करते हैं, तो बहुत अंतर आ जाता है हमारे स्वास्थ्य में। और जब खेती में करते हैं, खेती दिखती तो जड़ है ये, और हम लोग चेतन दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हमारे अंदर आत्मा रहती है ऐसे ही एक ढंग से भूमि में भी करोड़ों आत्माएं निवास करती हैं, और हम सब भी इसी में निवास करते हैं। तो ये भी एक ढंग से सजीव की भूमिका निभाती है तो निर्जीव। आर्य समाज और वेद के सिद्धांत से ये नॉन इंटेलेक्ट है, लेकिन इसकी जो भूमिका है पृथ्वी माता की, वो एक ढंग से सजीव चित्रण होता है। वेद में अनेक सुंदर मंत्र आए हुए हैं। सानो भूमि राजशतु यद धनम कामयामहे भगो अनुप्रेमताम इंद्रयेत पुरोगवः।
हे भूमि माता, आप हमें वो धन प्रदान कीजिए जिससे हम अग्रणी बन सकें, वो हमें राह दिखा सके। धन अगर गलत आएगा तो हमारी राह, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे सब भटक जाए। पवित्र सज्जनों, निधिम बिभ्रति बहुधा गुहा वसुमणिम हिरण्यम पृथ्वी ददातु मे वसूनिनो वसुधा रासमाना देवी ददातु समनस्य मां। ये अथर्ववेद का मंत्र पवित्र सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, ये जो भूमि है ये बहुत बड़ा खजाना अपने गर्भ में धारण किए हुए। पवित्र सज्जनों, ये आपके मनों को आनंद से अलंकृत कर सकती। ये भूमि आपको मूल्यवान धातुएं दे सकती है। सैकड़ों कोस नीचे चले जाएं तो इसमें पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, स्फटिक है, मृत तेल यानी मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं, ग्रीस है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस धरती माँ ने हमको ना दी और अभी देती ना हो। लेकिन पवित्र सज्जनों, यदि इसकी इन्हीं चीजों का हम दुरुपयोग कर देते हैं तो ये जहर का काम भी कर देते। तो पहला तो मेरा निवेदन है कि धरती के प्रति एक माँ का भाव पैदा करें हम। आप कभी वेदों को थोड़ा बहुत पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, तो अब मेरा आग्रह है जब धीरे धीरे आप वेदों की और भी थोड़ी गति करें तो वेद में पवित्र सज्जनों और श्रद्धामयी माताओं बड़े सुंदर मंत्र आए हुए हैं। एक मंत्र आया है कि हम इस देश को कैसा बनाए, हमारा देश कैसा हो, हमारी ये पृथ्वी कैसी हो। ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम। इसका जो कमांड करने वाले लोग हों, जो इसको मार्गदर्शन देने वाले महानुभाव हों, ब्रह्म वर्चसी, वो अध्यात्म ब्रह्म के तेज से अलंकृत हों। पवित्र राजन्य शूरा, हमारे जो राजा हों, जो हम पे प्रशासन करते हों, पवित्र सज्जनों, वो शूरवीर होने चाहिए। लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए हमारा राजा। मूर्ख लोग हमारे देश पर कमांड करने वाले ना हो। पवित्र माताओं और भाई, अति व्याधि, हमारे जो शत्रु हैं उनको ताड़न करने की योग्यता हमारे राजाओं में, हमारे कमांडर्स में होना चाहिए। अभी हमारा तो वैसे राजनीति से आर्य समाज वालों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से जो राजा हमारा बना है वो हर क्षेत्र को बड़े ध्यान से देखता है और उसमें दुष्टों को दंड देने की भी योग्यता रखता है। बहुत वर्षों बाद ऐसा होता है। पवित्र सज्जनों, ब्राह्मण एक जिम्मेदारी का एहसास करे अपने अंदर, क्षत्रिय भी एक जिम्मेदारी का एहसास करे। और आप किसान मेरे मित्र जोड़े हुए, आप वैश्य, आपको इस पूरी पृथ्वी को अलंकृत कर देना है और उसके लिए आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को प्रभावित करती। राजा तो एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाता है, ब्राह्मण अपने वेदों के पठन पाठन में और मार्गदर्शन में लग जाता है, लेकिन जो धरती पर खड़े होते पवित्र किसान भाइयों को आप, अगर आप लोग हमें गेहूं न दें, चावल न दें, दाल और विभिन्न प्रकार की फसलें और सब्जियां न दें, तो ये हम सभी, हमारा जीवन चलना मुश्किल हो जाए। जाकर देख लीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके यहाँ उनको बाहर से आयात करना पड़ता है पवित्र सज्जनों, और उनका जीवन वैसा व्यवस्थित नहीं होता। लेकिन
हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं, यदि इस पृथ्वी का हम अपमान करेंगे तो अगले जन्मों में हमें वो पृथ्वी मिलेगी पवित्र सज्जनों जहां जल नहीं होगा, फसलें नहीं होंगी। मैं साउथ अमेरिका में एक जगह गया था, सूरीनाम नाम का देश है, वहां पर ठंड नहीं पड़ती पवित्र सज्जनों, तो गेहूं नहीं होता। कई कई किलोमीटर तक तो चावल होते हैं, हेलीकॉप्टर से उसमें वो करते हैं, लेकिन गेहूं के लिए वो असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि ठंड नहीं हो। इस पर्यावरण को आप दूषित करेंगे तो अगले जन्मों में पवित्र सज्जनों हो सकता है आपको ऐसे जंगलों में जन्म मिले जहां कहीं ठंडी नहीं पड़ती तो कहीं बरसात नहीं होती तो कहीं गर्मी नहीं पड़ती। ये तीनों 6 ऋतुएं जो होती इनके समन्वय से फसल हो। मेरे पवित्र भाइयों और माताओं, अपनी फसल बढ़िया बनाई, उसकी मैं आपको थोड़े प्राचीन काल की ओर ले जाऊं। आपको याद है जब बहुत वर्षों पहले हमारी माताएं बटलुई में दाल बनाती थीं तो उससे एक महक आती थी। क्या आज वो महक आपके जीवन में रह गई? क्या वैसी दाल का आप सेवन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं पवित्र से। आज ना वैसा चावल है आपके, ना वैसी दाल है, ना वैसा गेहूं है। इतना जहरीला आप खा रहे हैं पवित्र सज्जनों। उस जहर को खाने से जो दुनिया में डाला जाता है वो बाहर आता है। गिव एंड टेक, संसार में देना और लेना चलता है। इसलिए पवित्र सज्जनों इसका ध्यान रखें। फिर ये सेवन करने के बाद भी मान लीजिए आपने भोजन किसी प्रकार से अच्छा प्राप्त करके सेवन शुरू भी कर दिया, अभी यात्रा लंबी है पवित्र सज्जनों। योग आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो योग आप करते हैं व्यायामासन करते हैं। अभी आध्यात्मिक योग आपको और करना होगा पवित्र सज्जनों, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि की असली थाती तो वही है पवित्र। अगर केवल शरीर हमारा अच्छा हो गया और विचार हमारे पवित्र नहीं हुए पवित्र सज्जनों, तो ये जीवन व्यवस्थित नहीं होगा। इंग्लैंड में एक परिवार में मैं बैठा हुआ था। मेरा ऐसा स्वभाव है भारत के बारे में और वेदों के बारे में मैं कुछ ना कुछ कहता रहता। जिस परिवार में मैं भोजन करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, मिलता हूँ, तो प्रयास करता हूँ कुछ वैदिक धर्म का बता दूं। प्रवचन में जाते हैं तो ये इच्छा रहती है कि जो लोग हमको इतनी श्रद्धा से अपने यहाँ बुलाते हैं या हम उनके यहाँ जाते हैं, तो हम केवल नाश्ता चाय करके न उठे आए वहां से। चाय तो खैर मैं नहीं पीता, मुंह से निकल गया। नाश्ता चाय का मतलब कुछ जलपान करके हम उठे आए और हमने उनको कुछ नहीं दिया। तो बातों बातों में इंग्लैंड के उस गुजराती परिवार को मैंने कहा कि आपको अपने बच्चों को भारत में पढ़ाना चाहिए। वो कहने लगे, गुरुजी हम भारत में कभी नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे, आपके देश में छोटी छोटी 2 साल की बेटियों के साथ 5 साल की लड़कियों के साथ दुराचार हो जाता है। एकांत में कोई बेटी सड़क पर चलना मुश्किल है उसका। ऐसा कैसा भारत है आपका? हम अपने बच्चों को कैसे भेज दें इंडिया? पवित्र सज्जनों, उन्होंने कहा कि हम चैनलों में देखते हैं तो हमें बहुत कष्ट। मेरे को उत्तर देना मुश्किल हो गया पवित्र सज्जनों। मैंने बात को संभाला और मैंने कहा कि मीडिया थोड़ा ये चीजें ज्यादा दिखाता है। इतना अभी देश में अंधकार नहीं है। बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं जहां पर रात को 10-11 बजे अगर कोई बेटी निकल जाए तो कोई देखने वाला नहीं होता। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होता। कभी कभी एकाध घटना घट जाती है, मीडिया उसको ज्यादा दिखा देता है। आप भारत के बारे में ऐसा न सोचें। ये तो मैंने वहां बोला, लेकिन मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, हमारी मानसिकता कैसी हो? क्या हम सिर उठा के चल नहीं पाएंगे
इसका मूल कारण है हमारी मनोवृत्ति आधे स्वास्थ्य की ओर बढ़ी। हमने प्राणायाम किया, हमने आसन वगैरह किए, एक्सरसाइज की, दंड बैठक लगाई, लेकिन मन को हमने उतना ही दूषित करते चले गए। शरीर हम अच्छा बनाने में जिम भी चले गए, कसरत भी कर ली, सुबह वॉकिंग पे भी चले गए, पर्यटन स्थलों पर भी आदमी जा रहा है कि किसी तरह स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन पवित्र सज्जनों, विचारों को शुद्ध करना उससे ज्यादा। इसलिए शास्त्रों में अदिति, अनुमति और सरस्वती की आराधना की गई। अगर आप पे अदिति है, अनुमति नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो भी आप अधूरे हैं, और अदिति नहीं है, अनुमति और सरस्वती, तो भी आप अधूरे हैं, और सरस्वती नहीं है तो आप तो देख ही रहे हैं कि हम कितने अधूरे। अदिति रॉ मटेरियल हम पे हो, गाड़ी घोड़ा, खेती बाड़ी, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, ये प्रभुत मात्रा में हो, ये अदिति है। हमारे विचारों में तारतम्य हो, एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम का आलाप हो, एक दूसरे के साथ द्वेष का हमारा वातावरण ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बेटे बाप में हो, बाल बच्चों में हो, पति पत्नी में हो, माता पिता में हो, मोहल्ले वालों में हो, थोड़ा दायरा बढ़े तो शहर में प्रेम हो, गांव में हो, और हमारा थोड़ा सा दायरा बढ़े तो मेरे पवित्र सज्जनों और भाइयों, पूरे राष्ट्र में एकात्म। छोटी छोटी घटनाएं सुनने में आती हैं, बड़ा दुख होता। आज हमारे एक साथ मिलकर हम राष्ट्र का आह्वान नहीं करते, एक दूसरे की छीछा लेदर में हम ज्यादा लगे हैं। और विद्या दो प्रकार की होती है पवित्र सज्जनों, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। ये दोनों का समन्वय जीवन को व्यवस्थित बनाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपरा विद्या में, खेती बाड़ी में, पढ़ाई लिखाई में और दुनिया भर के विभिन्न विषयों की पढ़ाई में हम इतना भूल जाएं पवित्र सज्जनों की परा विद्या से दूर हो जाए, वेदों से दूर हो जाए, उपनिषद और दर्शन से जीवन में। पवित्र सज्जनों, जितना समय मेरे मित्र भ्राता मुन्नीलाल जी ने दिया था वो तो आपका यहाँ पूरा हो जाता। मैंने कल भी इनसे कहा था कि आप विषय तो 4-4, 5-5 बता रहे हैं कि आचार्य जी जैविक पर भी बोल देना, धर्म पर भी बोल देना, अध्यात्म पर भी बोल देना, तो यज्ञ पर भी बोल देना, तो भैया समय तो हो तब तो इतना बोल देना। ऐसा फटाफट तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा उसमें समय लगाना पड़ता है, तब ये सब बातें हो पाती हैं। कोई बात नहीं, आप वैदिक संस्कृति को समझें, अच्छी जैविक खेती करें। स्वामी रामदेव जी महाराज की संस्था से आप जुड़े हैं, आपके इलाके में आर्य समाज की कोई संस्था काम करती है तो उसके सत्संग में जाएं। हम लोग भी बीच बीच में ऐसे कैंप लगाते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। आप में से किसी का बच्चा पढ़ाई में तेज हो और उसको विद्वान बनाने की इच्छा हो, 8वीं पढ़ा हो, 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई बेटी ऐसी समझदार हो, तो हमारे गुरुकुल चलते हैं जिसमें हम निःशुल्क पूरा बच्चों को पढ़ाकर स्कॉलर बनाकर उनको भारत माता की सेवा में या देश विदेशों में सेट करने का सिस्टम बनाते हैं। आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य आनंद पुरुषार्थी के नाम से इंटरनेट पर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप यदि कहेंगे कि आचार्य जी आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको मोबाइल नंबर भी देने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पवित्र सज्जनों, आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। आप उस मोबाइल नंबर से कभी भी अगर वैदिक संस्कृति की कोई बात आपको जानना हो, समझना हो, कोई प्रश्न अध्यात्म के आपके ऐसे हो जिनका समाधान आपको न मिल पाता हो, तो हम आपकी सेवा में हैं। भ्राता मुन्नीलाल जी इतने पवित्र भाव से ये काम कर रहे हैं। करीब 250 मीटिंग आज इनकी पूरी हुई। इतने लंबे काल तक कोई मीटिंग चला नहीं पाता, बहुत कम संस्थाएं हैं जो ऐसा कर पाती हैं।
रोज करना बड़ा कठिन होता, हफ्ते में एक दिन तो बहुत लोग चला रहे हैं। अभी मैंने पूना वालों का बीच में प्रोग्राम दिया था कुछ महीने पहले, वो लोग हर हफ्ते चलाते, पिछले वर्ष संभव था। और हमारे कलकत्ता वाले साल में 1-2 बार चलाते, उन लोगों ने भी 7 दिन वेद की कथा कराई थी, तो ये हो जाता है। लेकिन लगातार प्रतिदिन इतने लोगों को सुबह सुबह प्रातः काल जब बहुत व्यस्तता रहती है तब आप करवाते हैं, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। आप सभी लोग बहुत अच्छे रहें, वैदिक संस्कृति को समझें, आपके बाल बच्चे इस जैविक खेती की तरफ और अध्यात्म की ओर, वेदों की ओर, राष्ट्र की आराधना की ओर, उत्तम यज्ञ की ओर, उत्तम आहार की ओर बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं। भगवान हम सबको शक्ति दे। इन्हीं कामनाओं और भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य आचार्य जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद दिया, और हम सब चाहेंगे कि आपको हम एक आध दिन योगाहार कार्यक्रम में जरूर सुनेंगे, और पूर्ण समय लगभग आधा घंटे 1 घंटे जब भी जितना आप हमें मार्गदर्शन देना चाहेंगे हम सुनेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो इसके कर्णधार हैं, हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार पतंजलि योगपीठ से चीफ जनरल मैनेजर आदरणीय पवन कुमार जी, जिनके मार्गदर्शन में और उनके ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और आज के हमारे डॉक्टर शीला, डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके अपना कार्यक्रम पोस्टपोन्ड ही किया हो या दूसरे को जिम्मेवारी दी हो, लेकिन साहस निवेदन स्वीकार करते हुए और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आचार्य जी के लिए 2 शब्द आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद बुन्नीलाल जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आनंद जी, स्वामी आनंद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके द्वारा बताई गई बातों को अनुसरण करने योग्य है। अभी पतंजलि ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया, और उसमें जो हम स्वामी जी ने शून्य से अनंत की ओर यात्रा, उसमें हम सब लोग सम्मिलित हैं। ऐसा 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 सानिध्य पा करके और इस यात्रा में सभी जो लोग सम्मिलित होकर के अपना योगदान कर रहे हैं, उन सभी को नमन करते हुए, और आज के कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर शीला, उनसे पुनः साक्षात्कार करने का, उनके द्वारा योगासन और उनके विचार सुनने का आज मौका मिला। साथ ही हमारे जितने भी हमारे जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं, जो भी आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस 250वीं यात्रा में आप सभी लोग जो हमारे साथ सम्मिलित होके एक कड़ी से इस अनंत की ओर हम जो जा रहे हैं, साथ मिलकर के इस यात्रा में चल रहे हैं, इसमें योगदान दे रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य भी कर रहे हैं, और साथ ही अपने द्वारा छोटे छोटे कदम लेकर के जो हम सब के प्रयास हैं, इसी से इस बूंद बूंद से हम सागर को भरेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इस बहुत सारी अपनी शुभकामनाओं के साथ, इस सारे लोगों के प्रयासों के एक सामूहिक जो हम हवन कर रहे हैं, इसमें सभी लोग सामूहिक, और ये कार्यक्रम स्वैच्छिक है। ये कार्यक्रम में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अनिवार्य है, लेकिन हम बात करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं, और हमें आशा है कि इस तरह से हम ये कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए, जैसा कि आपने डॉक्टर राजेश जी ने बताया कि हम 2500वें कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे, तो उन सब चीजों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम जरूर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा संकल्प हमारा बहुत काफी हमारे मन में संकल्प भी है और दृढ़ शक्ति भी है, और ये शक्ति हमें योग से मिली हुई है। ये योग के माध्यम से ही शक्ति मिल रही है, इन योग के माध्यम से ही विचार मिल रहे हैं, इसी विचारों के माध्यम से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का, सभी मुख्य अतिथियों का, सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आदरणीय मुनीलाल जी, ओम। मैं
आदरणीय पवन जी के लिए एक 2 लाइनें कहूंगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। आदरणीय पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना आदर मान आपने दिया कि हमें। और मुनीलाल भाई जी के लिए है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्मों की साख को हिलाना होगा, और दूर नहीं होता अंधेरा सिर्फ कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और आचार्य आनंद प्रकाश जी हैं, उनके लिए है बहुत ही ओजस्वी वाणी में उन्होंने अपनी बात कही कि आकाश की कोई सीमा नहीं, और पृथ्वी का कोई तोल नहीं, और साधु की कोई जात नहीं, हीरे का कोई मोल नहीं। मैं कहूंगा आनंद जी, स्वामी आचार्य आनंद जी का कोई मोल नहीं। बहुत बहुत। और आप सभी के लिए है कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो आप सभी के सहयोग से ये सब चल रहा है, और आपका नेतृत्व आदरणीय पवन जी वो अद्भुत है, और आदरणीय भाई मुनीलाल जी का भी प्रयास बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छा ये कार्य हो रहा है। और स्वामी जी का तो है ही कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये सभी देखिए स्वामी जी की असीम कृपा से ये पूरा मेला मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर जान होता है। तो बहुत सुंदर सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश यादव जी दिल्ली से। हमारे इस के कर्णधार बहुत ही ऊर्जावान जनरल मैनेजर आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द इस योगाहार कार्यक्रम के लिए स्वागत करने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। कार्यक्रम को है और आपको पवन सर को बहुत कि इस लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाया, साथ आनंद का बहुत धन्यवाद करूंगा। उम्मीद है उनका जो हमें है वो बहुत महत्वपूर्ण। राजेश का एक योगदान है जो हमें बारे में जो बारे में उत्तर जो लोगों के उत्तर दिया, उन का बहुत आभार। कार्यक्रम में समर्पण की तो ये कार्यक्रम मैं उम्मीद यही करूंगी ये हमारा चल रहा है, अग्रसर है और हम लेके चले। मैं चाहूंगा कि 250 दिन हो और करूंगा कि समापन बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर जी। आपने ही इस योगाहार कार्यक्रम में सुझाव और अनुमति दी थी कि आप योग करके ही इस क्लास को शुरू करें, और जो आज आपके द्वारा कराए गए जो योग का आज चल रहा है, मैं आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आज इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए मैं ससम्मान डॉक्टर स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। डॉक्टर स्वामी जी। अनम्यूट कर ले, अभी म्यूट नहीं, म्यूट हैं आप। आवाज नहीं आ रही, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या माइक अनम्यूट कीजिए आपका। ओम सभी को ओम प्रणाम और सुबह का नमस्कार। हम काफी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं मिस्टर पवन जी, विवेक सर के लिए कि उन्होंने मुनीलाल जी के लिए कि इतना अच्छा कार्यक्रम हम सभी पूरे भारत के कृषकों के लिए आयोजित कराया। और आज के मुख्य अतिथि
चीफ गेस्ट जो भी हमारे डॉक्टर राजेश जी हैं, और बहन जी थी जिन्होंने योग कराया सुबह। योगाहार कार्यक्रम का आज 250वां दिवस सफलतापूर्वक जो संपन्न हुआ, उसके लिए सभी स्पीकर्स का, सभी गेस्ट का और सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और आशा करता हूं कि योग के साथ साथ अपने आहार को हम रसायन मुक्त बनाकर अपना जीवन रोग मुक्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, क्योंकि अब आगे और अन्य प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं ऑफिस वगैरह की, इसलिए मैं संक्षिप्त में एक बार सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी। और आज इस क्लास में उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं आदरणीय रवि आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका एक बार जो जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं उनका सबका ससम्मान नाम लेकर के आभार व्यक्त कर इस कार्यक्रम को समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा में जुड़े सभी लोगों का, विशेष करके हमारे मुख्य अतिथि हमारे योग शिक्षिका, उन सबका आभार। आज की कक्षा में आदित्य राणा जी, अक्षय त्यागी जी, अभिनव जी, अशोक जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, विश्वजीत पानीग्रही जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर स्वामी जी, डॉक्टर राजेश यादव जी, इंजीनियर टोली चंद जी, गंगाधर चौहान जी, जय प्रसाद यादव जी, हीरालाल कुशवाहा जी, जय गुरु यादव जी, करण त्यागी जी, कृष्ण कुमार माथु जी, कुलदीप उनियाल जी, मुनीलाल यादव जी, नीलकांत सावले जी, ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन सर जी, पूनम सिंह जी, प्रदीप जी, पुण्यकाम समर्थ जी, पुष्पकर राय जी, राजेश चौधरी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी,